सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रनिंग स्केयर्ड के बारे में। ये कहानी है एक गैंगस्टर के गिरोह की जो एक पुलिस वाले को मार गिराते हैं। लेकिन अब इनके लिए सबसे मुसीबत ये है कि जिस बंदूक से इन लोगों ने पुलिस वाले को मारा था वो बंदूक किसी और के हाथ लग चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जोई जिजेल नाम के एक आदमी को देखते हैं। जोई गैंगस्टर्स के साथ मिलकर के छोटे मोटे काम करते रहता है। उसके बॉस का नाम है टॉमी। आज टॉमी उसे लेकर के आया एक ड्रग की डील करने के लिए। जो यहीं पर खड़ा होता है। इस डील में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तभी हम देखते हैं दो मास्क वाले लोग अंदर आकर के इन पर बंदूकें तान देते हैं और इनका सारा पैसा और ड्रग्स लूटने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और ये लोग दोनों मास्क वाले लोगों को मार गिराते हैं। तब टॉमी को एहसास होता है कि ये दोनों पुलिस वाले थे, करप्ट। जैसे ही इन्हें डील के बारे में पता लगा ये खुद लूटने आ गए सारे लोगों, डिपार्टमेंट को बिना पता है। लेकिन इन्हें पता है कि अगर बाहर ये बात गई कि पुलिस वालों को मारा है इन लोगों ने, तब कोई भी इनकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इनके पीछे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सब भागना शुरू कर देते हैं। रास्ते में आने के बाद टॉमी बंदूक दे देता है जोई को। कहता है कि इस बंदूक को ठिकाने लगा दो। आखिरी सबूत यही है कि हमने पुलिस वालों को मारा है। जोई बंदूक को लेता है और चला आता है अपने घर पर। लेकिन अभी तक उसने बंदूक को ठिकाने नहीं लगाया है। वो घर में ही छुपा देता है उस बंदूक को। जब वो बंदूक को अलमारी में रख रहा होता है तब दो बच्चे देख लेते हैं। इनमें से एक बेटा है जोई का जिसका नाम है निकी और निकी के साथ उसका दोस्त है जिसका नाम है ओलेग। इन दोनों को पता है कि हथियारों से क्या किया जा सकता है। जैसे ही जोई ऊपर जाता है ओलेग बंदूक चुरा लेता है। ओलेग के पिता उसे रोज पीटते हैं और उसकी माँ को भी। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। वो कब से अपने पिता से बदला लेने के बारे में सोच रहा था लेकिन उसे कोई हथियार नहीं मिल रहा था। आज उसके पास एक हथियार है। वो अपने घर में जाता है और जब फिर से उसके पिता उसकी माँ को पीटना शुरू करते हैं तब वो गोली चला देता है। इस गोली की आवाज बहुत ही तेज होती है। ये आवाज आती है जोई के घर तक। वो सारे लोग डर जाते हैं। जोई भागता हुआ जाता है ओलेग के घर में। देखता है कि उसके पिता घायल पड़े हैं और ओलेग बंदूक लेकर के भाग चुका है। जोई वापस आता है। वो समझ जाता है कि जिस बंदूक को उसने छुपाया था ओलेग के हाथ में वही बंदूक है। अब जोई को कैसे भी उस बंदूक को ढूंढना है वरना सारी चीजें खराब हो जाएंगी। वो अपनी कार निकालता है और ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ओलेग को। दूसरी तरफ हम ओलेग को देखते हैं जो भागते हुए जाता है एक पार्क में। यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। उसे पता लग जाता है कि ओलेग के पास हथियार है। वो उसके बंदूक को छीनता है और उसे खींच के लेकर के जाने लगता है पब्लिक टॉयलेट में। जोई भी पीछा कर रहा है ओलेग का। जैसे ही वो आदमी ओलेग को लेकर के अंदर जाता है और भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। देखते ही देखते अब गोलियां चलने लगती हैं। ओलेग को जैसे ही सही मौका मिलता है वो अपनी बंदूक लेकर के भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो दूर आ जाता है। तभी हम एक वैश्या को देखते हैं जिसका नाम है डिवीना और उसके साथ उसका दलाल भी है जिसका नाम है लेस्टर। लेस्टर आज बहुत गुस्से में है। वो डिवीना को पीटना शुरू कर देता है। वो लेकिन सारी चीजों को देख रहा है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है कि उसके पिता भी उसकी माँ को वैसे ही पीटते थे। तब वो बंदूक तान देता है लेस्टर पे। लेकिन ट्रिगर दबाने के बाद उसे पता लगता है कि बंदूक में गोली नहीं है। तब लेस्टर चाकू लेकर के आगे बढ़ने लगता है ओलेग की तरफ। मगर वो उसे कुछ करता उससे पहले डिवीना लेस्टर के सर पे हमला करती है। डिवीना को पता है कि यह बच्चा बहुत बहादुर है। डिवीना को बचाने के लिए उसने बंदूक बाहर निकाली। वो उसे लेकर के जाने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता लगता है कि ओलेग को इनहेलर की जरूरत है। ये दोनों चले जाते हैं एक फार्मेसी में। लेकिन फार्मेसी वाले को पता है कि डिवीना एक वैश्या है। वो उससे बदतमीजी करने लगता है। डिवीना बार बार कहती है कि इस बच्चे को इनहेलर की जरूरत है लेकिन ये फार्मासिस्ट नहीं सुनता। तब अंत में उसे बंदूक तानना पड़ता है फार्मासिस्ट पे। फिर वो कहती है कि इसे जो भी चाहिए अभी के अभी दे दो। दूसरी तरफ हम टॉमी और जोई को देखते हैं जो एक पुलिस वाले से मिलने आए हैं। इसका नाम है राइडेल। राइडेल उन दो में से एक बंदा है जो लूटने आए थे टॉमी को। राइडेल जिंदा बच गया। वो टॉमी को कहता है कि मुझे पता है उस लड़के के बारे में जिसके पास वो बंदूक है। वो लड़का पूरे शहर में भाग रहा है गोली चलाने के बाद। तुम लोगों को जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा वरना मैं उसे ढूंढ लूंगा। अब ये लोग आकर के मिलते हैं एक इटालियन माफिया से जिसका नाम है फ्रैंकी। फ्रैंकी कहता है कि उसने हाल ही में डील की थी रशियन माफिया के साथ गैसोलीन की और वो डील अच्छी रही। लेकिन अगर रशियन माफिया को पता लग गया इनके हथियार के बारे में तब आगे चीजें बिगड़ सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें इस मामले को शांत करना पड़ेगा। हम चाहे कुछ भी कर ले लेकिन हम में से किसी पर भी पुलिस वाले को मारने का आरोप नहीं लगना चाहिए वरना कोई भी हमारे साथ डील नहीं करेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि निकी बाहर ही है। उसे जोई यहाँ पर लेकर के आया था। निकी देखता है कि डिवीना और उसके साथ ओलेग ये दोनों अंदर जा रहे हैं इसी डाइनर में। वो भी उनका पीछा करने लगता है और जाकर के मिलता है ओलेग से। ओलेग और निकी जाते हैं बाथरूम में। फ्लश टैंक में उस बंदूक को छुपा देते हैं। फिर चले आते हैं बाहर। अब जैसे ही निकी की मुलाकात होती है जोई से वो उसे पूरी बात बता देता है। तब जोई निकी को लेकर के जाता है बाथरूम में। जैसे ये लोग फ्लश टैंक को खोलते हैं इन्हें पता लगता है कि बंदूक यहाँ से गायब हो चुकी है। यानी किसी ने इन्हें देख लिया था बंदूक रखते हुए और उसने उस बंदूक को चुरा लिया। अब जोई बहुत परेशान है। कम से कम पहले उसे पता था कि बंदूक ओलेग के पास है लेकिन अब वो नहीं जानता कि बंदूक किसके पास गई है। दूसरी तरफ हम डिवीना को देखते हैं जो ओलेग के साथ जा रही है। अंत में ओलेग को कहती है कि अब तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। ओलेग कहता है मैंने अपने पिता को मारा है। अब बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मैं शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास आपके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। तब
तब डिवीना भी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं। उन्हें देखने के बाद ओलेग भागने लगता है। तब पुलिस वाले सबसे पहले डिवीना को पकड़ते हैं, उसके बाद वो ओलेग को भी कस्टडी में ले लेते हैं। ओलेग जैसे ही पुलिस स्टेशन जाता है, राइडिल चला आता है उसके पास और उस बंदूक के बारे में पूछना शुरू कर देता है। कहता है मुझे पता है वो बंदूक तुम्हारे पास है, तो अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो बताओ कि मुझे कहाँ पर वो बंदूक मिलेगा। मगर ओलेग एक होशियार लड़का है, उसे पता है अपने आप को कैसे बचाना है। वो झूठी मूठी कहानियां सुनाना शुरू कर देता है राइडिल को। राइडिल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ओलेग एक बच्चा है, वो उसे टॉर्चर भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर ओलेग का सौतेला पिता आ जाता है यानी एंजोर, और उसे छुड़ा के ले जाता है। दूसरी तरफ हम टेरेसा को देखते हैं यानी जोई की पत्नी को, जो बात कर रही है ओलेग की माँ से जिसका नाम है मिला। टेरेसा उसे संभालने की कोशिश करती है, कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर पे रह सकती हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मिला अपनी कहानी सुनाती है, कहती है कि किसी को भी मेरी सच्चाई नहीं पता, मैं एक वैश्या हुआ करती थी रशिया में। रशिया का एक गैंगस्टर मुझे पकड़ करके लाया था और मुझसे वैश्यावृत्ति का धंधा करवाने लगा। एक वक्त के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तब वो गैंगस्टर डर गया और उसने एंजोर को भेजा मुझे मारने के लिए, लेकिन एंजोर जैसे ही मेरे पास आया उसने मुझे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझसे शादी कर ली और उस गैंगस्टर से बचाना शुरू कर दिया मुझे। हम मॉस्को से भाग करके यहाँ पर आ गए ताकि उन सबसे दूर रह सके। दूसरी तरफ हम एंजोर को देखते हैं जिसके सामने ओलेग बैठा हुआ है। एंजोर उससे पूछताछ कर रहा है कि वो बंदूक कहाँ पे है, लेकिन ओलेग उसे कुछ भी नहीं बताता। तब एंजोर यहीं पर पीटना शुरू कर देता है ओलेग को। ओलेग जानता है कि एंजोर कुछ भी कर सकता है। वो भागता है और बाहर जाकर के छुप जाता है एक वैन में। एंजोर उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाता। वैन चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वैन का दरवाजा खुलता है हम दो लोगों को देखते हैं, डेज और इडेल। ये दोनों पति पत्नी है। वो जैसे ही अंदर ओलेग को देखते हैं कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे हो, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे दो बच्चे आगे ही बैठे हैं, तुम हमारे घर चल सकते हो, जब तुम्हें अच्छा महसूस होगा तब तुम वहाँ से चले जाना। ओलेग भी अंदर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने दो बच्चों के साथ ओलेग को भी लेकर के जाते हैं घर के भीतर। ओलेग देखता है कि पूरा घर खिलौनों से भरा पड़ा है। ये घर बहुत ही खूबसूरत है। इस घर में वो सारी चीजें हैं जो एक बच्चे को चाहिए। थोड़ा और भीतर जाने के बाद वो देखता है कि अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं और अजीबो गरीब चीजें हैं। वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये दोनों बच्चों के साथ जरूर कुछ गलत करते हैं। ओलेग अपना दिमाग लगाने लगता है कि वो कैसे यहाँ से भागेगा। तभी उसे इडेल का पर्स नजर आता है। वो पर्स को उठा के भागता है बाथरूम की तरफ। पर्स चेक करने के बाद उसे अंदर से इडेल का फोन मिलता है। तब ओलेग कॉल करता है टेरेसा को और उसे पूरी बात बताता है कि वो एक घर के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पर दो लोग हैं जो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। टेरेसा कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम एड्रेस बता सकते हो? ओलेग कहता है मुझे पता नहीं, मैं एक वैन के अंदर था। टेरेसा कहती है कि आसपास देखो कुछ। वो कहता है मेरे पास एक पर्स है। टेरेसा कहती है कि पर्स के अंदर देखो क्या है। जब वो पर्स को चेक करता है तब उसे दवाइयों का एक इनवॉइस नजर आता है जिसके ऊपर यहाँ का एड्रेस लिखा है। टेरेसा एड्रेस को नोट कर लेती है। ओलेग को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। बिना वक्त गंवाए वो कार लेकर के निकल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाती है उन दोनों लोगों के दरवाजे पर। डोरबेल बजाते ही इडेल दरवाजा खोलती है। जब टेरेसा उससे पूछती है ओलेग के बारे में तब वो मना कर देती है। कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ भी पता नहीं। मेरे घर के अंदर मेरे दो बच्चे हैं जो सो रहे हैं, मैं और कुछ भी नहीं जानती और मैं तुम्हें घर के अंदर भी नहीं आने देना चाहती। मुझे क्या पता कि तुम कौन हो, शायद तुम मेरे बच्चों को कोई चोट पहुंचा दो। ये बातें बहुत देर तक चलती रहती है। तब टेरेसा इडेल को कहती है कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं सीधा कॉल पुलिस वाले को घुमाऊंगी। इडेल कहती है मैं पुलिस वालों से नहीं डरती, लेकिन उनके आने से मेरे बच्चे जग जाएंगे, इसलिए अगर तुम्हें अंदर आकर के तसल्ली करनी है तो अंदर आ जाओ। टेरेसा घर के अंदर आ जाती है। वो पूरे घर में घूमने लगती है और हर चीज को ध्यान से देखती है। ज्यादातर चीजों को इन लोगों ने छुपा दिया है। टेरेसा को लगने लगता है कि उसे शायद गलत जानकारी मिली है। ओलेग शायद किसी और घर में है। वो बाहर आने लगती है। बाहर आने के बाद उसे एहसास होता है कि इस घर में एक भी तस्वीर नहीं है। अगर कोई फैमिली यहाँ पर रह रही है तो फैमिली फोटो जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब इन लोगों ने सारी चीजों को अभी अभी छुपाया है। वो भाग करके जाती है अंदर। तब डेज और इडेल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब टेरेसा समझ चुकी है कि ओलेग अंदर ही है। वो अंदर आकर के चारों तरफ उसे ढूंढती है। तब ये लोग धमकी देते हैं उसे कि अब वो पुलिस वाले को बुलाएंगे। टेरेसा कहती है मैं नहीं डरती। तब वो देखती है कि ये दोनों आगे आने वाले हैं उसके पास। इस चीज को देखते ही वो बंदूक निकाल करके तान देती है इन दोनों पर, और जैसे ही ये क्लोजेट का दरवाजा खोलती है उसे ओलेग नजर आता है जिसके मुंह पर इन लोगों ने प्लास्टिक लगा दिया है। वो तुरंत ओलेग को नीचे गिरा करके प्लास्टिक फाड़ती है। ओलेग की सांसें बंद हो चुकी हैं। वो तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू कर देती है ताकि वो जिंदा बच जाए। टेरेसा बहुत परेशान है। उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि ओलेग मर चुका है, मगर थोड़ी देर के बाद ओलेग को होश आ जाता है। टेरेसा अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। डेज जब इन चीजों को देखता है टेरेसा को कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया तब हम तुम्हें $1,00,000 देंगे और हमारे पास कुछ हीरे भी हैं हमारी तिजोरी में, तुम चाहो तो वो सब कुछ ले लो, मगर किसी को कुछ मत बताना। टेरेसा कहती है कि बाकी के बच्चे कहाँ पर हैं? उन दोनों बच्चों के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? मुझे अभी के अभी उन बच्चों को देखना है। इतना कहने के बाद वो बाकी क्लोजेट को भी खोलने लगती है। तब उसे यहाँ पर बहुत
सारी चीजें मिलती हैं जिससे बच्चों को टॉर्चर किया जाता है और उसके साथ साथ उनके साथ गलत काम भी होता है। वो बहुत सारे डीवीडीज को भी देखती है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। इन चीजों को देखने के बाद टेरेसा के होश उड़ जाते हैं कि इन पापियों ने बहुत सारे बच्चों के साथ गलत किया है और वो अभी भी कर रहे हैं। उसकी नजर पड़ती है जमीन पे। वो देखती है पूरे जमीन को कवर करके रखा गया है, यानी यहाँ पर खून के धब्बे होंगे। ये हर रोज बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। अब टेरेसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एडियल का फोन लेती है और पुलिस वालों को कॉल करके कहती है कि मैंने अपने बगल में गोली की आवाज सुनी। इतना कहते ही वो इन दोनों को गोली मार देती है। उसे पता है कि इन्हें जीने का कोई हक नहीं। इन लोगों ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। इन्हें मारने के बाद वो बाकी बच्चों को भी लेकर के बाहर चली आती है। जोई को पता लग जाता है कि ओलेग मिल चुका है। जोई आता है ओलेग के पास और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। वो बताता है कि फ्लश टैंक में उसने बंदूक को डाला था। जोई ओलेग को अपने साथ लेकर के बंदूक ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक बॉडी शॉप वाले ओनर के पास, जिससे पूछताछ करने पे उसे पता लगता है इसी आदमी ने उस बंदूक को चुराया था, लेकिन उसने बंदूक को लेस्टर को बेच दिया। लेस्टर वही आदमी है जो पीट रहा था डिवीना को। जोई निकल पड़ता है लेस्टर के पास जाने के लिए। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है टॉमी से। टॉमी के साथ उसका दोस्त भी है जिसका नाम है सेल। ये लोग बात करना शुरू कर देते हैं जोई से कि अभी तक वो बंदूक को लेकर के क्यों नहीं आया। जोई कहता है कि मैं बंदूक को ही ढूंढ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद बंदूक ले आऊंगा। मगर ये लोग उसकी बातों को नहीं मानते। कहते हैं कि गाड़ी से बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। तब जोई बाहर आ जाता है। वो लेक गाड़ी में अकेला बैठा है। टॉमी और सेल जोई को लेकर के जाते हैं रेलवे ट्रैक पे। टॉमी बंदूक तान देता है जोई पे। कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उसी दिन बंदूक को ठिकाने लगा दिया होता तो इतनी भसड़ नहीं हुई होती। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जोई डर जाता है, लेकिन टॉमी जोई को ना मार करके सेल को मार देता है। फिर जोई को कहता है कि ये आदमी खबरी था पुलिस वालों का। इसने ही पूरी की पूरी बात बताई थी राइडल को, हमारे डील के बारे में भी और उसके बाद बंदूक के बारे में भी। राइडल हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। रेलवे स्टेशन पे वो हमारा इंतजार कर रहा है बंदूक के साथ। वो तुरंत कॉल करता है राइडल को। राइडल को पैसे चाहिए। इन लोगों ने एक बैग को छोड़ा है यहाँ के बाथरूम में। वो राइडल को कहता है कि जा करके बैग खोलो। राइडल जैसे ही बैग खोलता है, टॉमी कहता है उसके अंदर बॉम्ब है। फिर एक ब्लास्ट होता है और यहीं पर राइडल की मौत हो जाती है। अब टॉमी इन सारी चीजों को खत्म करना चाहता है हमेशा के लिए। वो बाहर आता है जोई के साथ और ओलेग को भी लेकर के जाता है एक प्लेग्राउंड में, जहाँ पर हम इटालियन और रशियन माफिया को देखते हैं। ये सारे लोग अंदर इनका ही इंतजार कर रहे हैं। इन्हें आज कैसे भी सारी की सारी भसूड़ी को खत्म करना है। यहाँ पर एंजोर भी है। सारे लोग टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं जोई को। जोई को इन लोगों ने जमीन पे लिटा के रखा है और बार बार उसके चेहरे पर हमला कर रहे हैं। सबको पता है कि अगर बंदूक को इसने ठिकाने लगा दिया होता तो आज सब कुछ ठीक हो गया होता। इनका गुस्सा ऐसे ही बढ़ते जाता है। अंत में ये लोग ओलेग को भी जमीन पे लिटा देते हैं और एंजोर को कहते हैं कि वो ओलेग को मार दे। जोई बार बार चिल्ला करके कहता है कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसे मत मारो। एंजोर बंदूक लेकर के आगे आता है ओलेग के पास, मगर अंत में उसे एहसास होता है कि उसने ओलेग को अपने बच्चे की तरह पाला है, वो उसे मार नहीं सकता। तब वो बंदूक नीचे रख देता है। जैसे ही रशियन माफिया इस चीज को देखते हैं, वो गोली मार के गिरा देते हैं एंजोर को। अब अगली बारी है जोई की। जोई मरने वाला है। मरने से पहले जोई कहता है रशियन माफिया को कि मैं तुम लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ, फ्रैंकी किसी का सगा नहीं है। फ्रैंकी को जैसे पता लगा कि एंजोर ड्रग्स बनाता है, उसने सबको बोला कि वो लोग जा करके एंजोर को मार दे। और पुलिस वालों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि टॉमी है। जो बंदूक मेरे पास थी वो टॉमी की बंदूक है। इस बात को सुनने के बाद टॉमी गुस्सा हो जाता है और बंदूक निकालता है जोई को मारने के लिए, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले रशियन माफिया गोली चलाने लगते हैं। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। ये लोग एक एक करके सबको मार देते हैं। अंत में अब सिर्फ फ्रैंकी जिंदा बचा है। वो बंदूक लेकर के आगे आता है ताकि जोई को मार दे। तब जोई एक और सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहा था ताकि तुम्हारे सारे राज मुझे पता लग जाए। मैं FBI का अंडर कवर एजेंट हूँ। इस बारे में किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं। अब फ्रैंकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी फ्रैंकी देखता है कि ओलेग उसके सामने खड़ा है बंदूक लेकर के। उसे देख करके फ्रैंकी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जोई को मौका मिल जाता है बंदूक छीनने का। वो फ्रैंकी से बंदूक छीनता है और सीधा गोली मारता है उसके भेजे में। फ्रैंकी की भी मौत हो जाती है। इनका पूरा का पूरा गिरोह अब खत्म हो चुका है। जोई ओलेग को लेकर के चला आता है बाहर। अब FBI वाले यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ आते ही जोई को कहते हैं कि तुम्हारा सिग्नल मिलना बंद हो गया था, इसीलिए हम तुम्हारे पीछे यहाँ पर आए। जोई इन्हें पूरी बात बताता है। ये केस लगभग बंद हो चुका है। अब जोई ओलेग को लेकर के चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो चाहता है कि ओलेग थोड़ा शांत हो जाए, तब वो उसे घर लेकर के जाएगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लेस्टर आता है। वो ओलेग को देखते ही पहचान जाता है कि इसी बच्चे ने उस पर बंदूक ताना था। वो तुरंत चाकू निकाल करके तान देता है लेस्टर पे, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले जोई आकर के हमला कर देता है लेस्टर पे। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी जोई की नजर पड़ती है लेस्टर के बंदूक पे। वो समझ जाता है कि ये टॉमी की बंदूक है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। जोई अब लड़ते लड़ते मार गिराता है लेस्टर को, फिर बंदूक लेता है और ओलेग को लेकर के आता है बाहर। जोई घायल हो चुका है। बेहोश होने से पहले वो घर पहुंचना चाहता है किसी भी हालत में। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिला को, जिसे लगता है कि ओलेग की मौत हो गई और अपने बच्चे के बिना वो जिंदा नहीं रहना चाहती। वो अपने घर के अंदर के गैस टैंक को ऑन करती है और आग लगा करके अपने साथ साथ पूरे घर को उड़ा देती है।
यह आवाज बहुत ही तेज थी। आवाज को सुनने के बाद टेरेसा बाहर आती है अपने बच्चे के साथ और पूरे घर को देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि मिला की मौत हो गई। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो ओलेग को लेकर के आ रहा है। उसकी भी हालत खराब है। घर पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो जाता है। तब उसकी कार जाकर के टकरा जाती है। जल्दी यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले चले आते हैं। ओलेग अपने दरवाजे पर खड़ा है और अपनी माँ के लिए रो रहा है। उसके अगले दिन हमें पता लगता है कि जोई की मौत हो गई है। सरकार पूरे सम्मान के साथ उसका फ्यूनरल करती है। टेरेसा जान चुकी है कि अभी शहर में उसके लिए कुछ भी नहीं रखा। वो ओलेग और अपने बेटे को लेती है, निकल पड़ती है यहाँ से दूर कंट्री साइड की तरफ। यहीं पर एक छोटा सा फार्म हाउस है। अब टेरेसा यहीं पर रहने वाली है। टेरेसा पीछे घूमती है और कहती है मुझे दोबारा कभी भी अपने आप को दफनाने के लिए मत कहना। तभी हम देखते हैं कि जोई अभी भी जिंदा है। उसने जानबूझ के मौत का नाटक किया था ताकि सबको पता लग जाए कि वो मर चुका है। जोई जानता था कि इटालियन और रशियन माफिया कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसने उनके बॉसेस को मार गिराया है। अपनी बाकी की जिंदगी शांति से बिताने के लिए उसने यह नाटक किया है। अब ये परिवार यहीं पर रहेगा हमेशा के लिए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।